डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और मेरी उम्र 25 साल है। आज मैं आपको अपने साथ खटी वो डरावनी कहानी सुनाना चाहूँगा जिसे मैं क्या कहूँ, एक दुख भरी घटना, एक डरावनी कहानी या एक खौफनाक सच। जो मेरी ज़िंदगी में हुआ मैं उसे किसी के सामने बयान नहीं कर पाता। 25 साल की उम्र में मैंने कितना कुछ देख लिया, शायद ही किसी और ने देखा होगा। मेरे पिता एक मिठाई की दुकान चलाते हैं और वहाँ पर सारा दिन बैठे रहते हैं। मेरी माँ भी उसी मिठाई की दुकान पर काम करती है और इसीलिए शायद वो मेरा ध्यान नहीं रख पा रहे थे, लेकिन मुझे सही समय पर पैसे ज़रूर मिल जाया करते थे। मिठाई की दुकान काम अच्छा है, घर में कभी भी तंगी देखनी नहीं पड़ती, लेकिन अकेलापन ज़रूर देखना पड़ता है। इसीलिए मैं भी अपने माँ बाप के साथ मिठाई की दुकान पर बैठा रहता था। बचपन से ही खाने पीने का शौक़ मुझे हो गया था और मेरे पिता का वज़न ज़्यादा है, मेरी माँ का वज़न भी ज़्यादा है, लेकिन मेरा उन दोनों के मिलाकर जितना वज़न है, मैं ज़्यादा मोटा हो गया था। मेरा वज़न 120 किलो हो गया था। तब तक मुझे एहसास नहीं था कि खाना पीना इतना भी नहीं चाहिए। स्कूल में सब मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन मैंने सोच रखा था कि लोग आपसे जलते हैं, मजाक बनाते ही हैं। मैं खाने पीने का शौकीन था, घूमने फिरने का शौकीन था, लेकिन धीरे धीरे मेरे दोस्त कम होते चले गए। जब मैं कॉलेज में पहुंचा, नई नई सी दुनिया थी। स्कूल में आपको वही कैदियों वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं और कॉलेज में आज़ादी मिल जाती है। अब कॉलेज में मैं अच्छे अच्छे कपड़े तो पहनता था, लेकिन वज़न इतना ज़्यादा बढ़ चुका था, कुछ भी पहनता जचता नहीं था। मैंने ऐसा नहीं कि वज़न कम करने की कोशिश नहीं की, लेकिन मेरी ज़बान हर बार कह देती थी, थोड़ा तो खा ले, थोड़ा तो खा ले, तू कहीं मर ना जाए। इसीलिए मैं मीठे पकवान, स्वादिष्ट पकवान खाया करता था और दिन में 6 बार अगर मैं नहीं खाता तो जैसे मेरा दिन नहीं गुजरता था। रात को भयानक भयानक सपने आया करते थे कि मैं सुबह उठूंगा ही नहीं, मर जाऊंगा। इसलिए रात को 12 बजे भी खाना खाने के लिए उठा करता था मैं। जब पेट भर के खाना खा जाता, उसके बाद बुरे सपने नहीं आते, सीधा सुबह 8 बजे जाकर मेरी नींद खुलती। धीरे धीरे समय बीतता गया और वज़न भी बढ़ता गया। मैं 130 किलो का हो गया था और कॉलेज में मैं कई लड़कियों को पसंद किया करता था, लेकिन वो सब मेरा मजाक बना दिया करती थी। कुछ सच में बहुत भड़कीली सी लड़कियां थीं, मेरे मुंह पर ही मना कर दिया करती। मैं उन्हें कहता मेरे पास ढेर सारे पैसे हैं और पैसों से प्यार खरीदा जा सकता है। पता नहीं किस बेवकूफ़ ने कहा था। मैं तो खरीदने की कोशिश करता रहा, मुझे प्यार नहीं मिल रहा था। जेब हमेशा मेरी नोटों से भरी रहती थी, क्योंकि मेरे पिता ने वो छोटी मिठाई की दुकान बहुत ज़्यादा बड़ी कर ली थी। साथ में 2 रेस्टोरेंट भी खोल लिए थे। मैं पूरा दिन उस मिठाई की दुकान में या रेस्टोरेंट में जाकर खाता ही रहता। फेवरेट थे मेरे मोमोज़ और मैं मोमोज़ खाता कब पेट को लग जाते पता नहीं चलता। और कॉलेज में मैं जिन लड़कियों को पसंद करता उन्हें नोट दिखाता, लेकिन कोई मेरे करीब नहीं आना चाहती थी। बढ़िया वाली गाड़ी लेकर मैं कॉलेज आया करता था। सोचा करता था मेरी भी एक प्रेमिका होगी जो मेरे साथ वाली सीट पर बैठेगी, लेकिन कभी भी मुझे वो प्रेमिका मिल नहीं पाई। उम्र बढ़ती गई और एक लड़की जो मुझे फर्स्ट सेमेस्टर से बहुत ज़्यादा पसंद थी, वो बहुत शर्मीली थी। जब भी मैं उसके करीब जाता मेरी टांगें कांपने लगती। जिससे आप सच्चा प्यार करते हैं उसके सामने ज़बान नहीं खुलती। हर लड़की को प्रपोज करके देख लिया था मैंने, जो सबसे सुंदर थी उसे भी, जो सबसे थकेली थी उसे भी। कोई हाँ नहीं करती थी, लेकिन वो हमेशा नज़रें झुका कर रखती थी।
मुझे ऐसा लगता था वो मेरी ज़िंदगी में आ गई ना, मेरी ज़िंदगी सफल बना देगी। इसीलिए शायद उसके सामने मेरी ज़बान खुलती नहीं थी, बस मैं हंसता ही रहता और वो भी मुस्कुरा कर चली जाती। लेकिन भले ही मेरी कोई प्रेमिका कॉलेज में नहीं बन पाई थी, दोस्त बहुत सारे बन गए थे। जिन्हें पैसों की ज़रूरत होती मैं उन्हें कुछ पैसे दे देता और वो मुझसे सच्ची दोस्ती निभाते, मेरे लिए मरने तक को तैयार हो जाते। इस तरह मैंने कुछ दोस्त पाल रखे थे, बनाए नहीं थे, पाल रखे थे। जब तक मैं उन्हें पैसे देते रहता तब तक तो वो मुझसे अच्छे से बात करते। कभी मेरे पास पैसे नहीं होते तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती करते, फिर मुझे उन्हें और पैसे देने पड़ते। इस तरह से मेरी गाड़ी का इस्तेमाल भी मेरे दोस्त किया करते थे और मैं चाहता था मेरी एक प्रेमिका तो बना दे। उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम हर किसी पर लट्टू हो जाते हो, किसी एक को प्रेमिका मानो और भगवान वो चारों तरफ से किस्मत को जोड़ता हुआ उस लड़की के करीब तुम्हें ले ही जाएगा। मुझे लगा ये सच है। वो लड़की जो बहुत ज़्यादा सुंदर है, नज़रें झुकाती है, हमेशा उसके सामने ज़बान नहीं खुलती, काश वो मेरी प्रेमिका बन जाए। मेरे दोस्तों ने मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया था कि उस दिन मुझे लगा आज मुझे अपनी उस प्रेमिका को प्रपोज करना ही चाहिए। मैं बड़ा सा गुलदस्ता लेकर क्लास में गया था और उसके सामने मैंने गुलदस्ता रख कर कहा था, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए मर तक सकता हूँ। और उसने कहा था तो मर जाओ, तंग मत करो। फिर मुझे झटका सा लगा, ऐसा लगा जैसे वो मुझसे प्यार करती तो है लेकिन बोल नहीं पा रही, शर्मा कर तो गई है। भले ही उसके शब्द कड़वे थे लेकिन मुस्कुराहट बहुत ज़्यादा प्यारी थी। ये सुनकर जब मैं अपने दोस्तों के पास आया था, उन्होंने कहा था किसी लड़की को पटाना इतना आसान नहीं होता, दिल में जगह बनानी पड़ती है और वो जगह इतनी आसानी से नहीं बनती, समय लगता है। हर रोज़ मैं एक एक करके वो गुलदस्ता उसके लिए लाता गया, उसके लिए चॉकलेट लेकर जाता और वो अपनी सहेलियों के साथ बैठकर वो चॉकलेट खाती। एक बार प्रपोज किया था, उसने सही से जवाब नहीं दिया और 1 महीना ये सब करने के बाद मेरे दोस्तों ने समझाया था लड़कियों को फंसाना बहुत मुश्किल होता है, वो किसी न किसी और को ढूंढती रहती हैं, जो सच्चा प्यार करता है उन्हें वो हाँ करती है। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम सच्चा प्यार करते हो। मैंने कहा मैं कैसे साबित करूं? उन्होंने कहा मरना पड़ेगा। मैंने कहा अगर मैं मर गया तो प्यार साबित कैसे करूंगा? उन्होंने कहा मरने का दिखावा करना है। मुझे समझ में आ गई थी। मैं अब उस लड़की के पास जाकर कहने लगा तुम्हें शाम को 6 बजे उस ब्रिज के पास मुझे मिलना होगा, एक आखिरी बार, उसके बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, कुछ नहीं मांगूंगा। उसने उस समय कहा था भाग जा यहाँ से, लेकिन मैं समझ नहीं पाया और मुझे लगा शाम के 6 बजे वो आएगी। मुस्कुराते हुए मैंने कहा था अब तो भाग जाऊंगा, शाम को 6 बजे पहुंच जाना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। शाम के 6 बजे वो उस ब्रिज पर पहुंची हुई थी और वहाँ मैं उसका इंतज़ार कर रहा एक कोने पर और वो खड़ी दूसरे कोने पर। उसकी 2 सहेलियाँ उसके साथ थी। ऐसा लग रहा था जैसे शादी का मंडप यहीं ब्रिज पर सजा हुआ हो और ये गाड़ियाँ लोगों की आवाजाही के लिए नहीं है, बल्कि ये मेरे प्रेम की निशानी बन रही हैं। मैं एक तरफ खड़ा उसका इंतज़ार करता रहा। जब वो मेरे करीब आई तब तक 7 बज चुके थे और मेरे करीब आकर ही वो कहने लगी हे मोटे, इतनी देर से वहाँ क्यों खड़ा है? अगर बात करनी थी तो मेरे पास आकर करता। मुझे लगा वो मेरा इंतज़ार करती रही और मुझे ये महसूस होता रहा वो मेरे पास आएगी बात करने के लिए। मैं अब उसको कहने लगा एक आखिरी बार, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पहले भी कह चुका हूँ, तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा। तब उसने मुस्कुराते हुए बड़े ही प्यार से कहा था तो मर जा। मुझे लगा ये प्यार से कही हुई बात है या गुस्से से। वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। लेकिन उसके बाद उसकी सहेलियां वहां पर आईं और उसकी सहेलियां अच्छी नहीं थी। मैं नहीं चाहता ऐसी लड़कियों के साथ कोई अच्छी लड़की रहे। वो माँ बहन की गालियां निकाल रही थी मुझे, लेकिन ऐसा लग रहा था वो उसकी सहेलियां ना हो, मेरी सालियां हो, इसीलिए वो गालियां भी मुझे मीठी मीठी सी लग रही थी। मैंने उसको कह दिया अगर तुमने हाँ नहीं की मैं मर जाऊंगा। उसने कहा तो मर जा। मुझे लगा ब्रिज के ऊपर चढ़कर थोड़ा दिखावा तो करना ही होगा। अंधेरा होने लगा था, गाड़ियां कम हो चुकी थी और वैसे भी ब्रिज के इस तरफ गाड़ियां कम आती थी।
मैं ब्रिज के एक तरफ पहुंचकर उसे कहने लगा, मैं छलांग लगा दूंगा। देखो मैं इतना मोटा हूं, तैर भी नहीं पाऊंगा, सीधा नीचे पहुंचूंगा, कोई मुझे खींचकर पानी से बाहर भी नहीं निकाल पाएगा, मैं पक्का मर जाऊंगा। जब मैंने ये कहा था, पहली बार मैंने कांपती हुई टांगे देखी थी उस लड़की की, और वो कह रही थी, उतर आओ, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुम पागल तो नहीं हो गए। मैंने कहा, तुम हाँ करोगी या ना करोगी? उसने कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए, देखो ऐसा मत करो, किसी लड़की की हाँ ऐसे नहीं करवाई जाती। मैं उसको कहता रहा, तुम हाँ करोगी या ना करोगी, मैं छलांग लगाने वाला हूँ, ये गया मैं, ये गया मैं, ये गया। और वो कहने लगी, मुझे समय चाहिए, सोचकर बताती हूँ। मैंने कहा, कितना समय? उसने कहा, कुछ दिन, कुछ महीने तो लगेंगे। मैंने कहा, नहीं, मैं छलांग लगा दूंगा। फिर उसकी सहेलियों से खींचकर दूसरी तरफ ले गई और इधर अंधेरा था। ऊपर मैं चढ़ा हुआ, एक दो बार मेरा पैर फिसला था और मुझे लगा मैं गया पानी में। बड़ी मुश्किल से मैंने पास वाला वो खंबा पकड़कर अपनी जान बचाई थी। सांस रुक गई थी मेरी। मैंने तो बस दिखावा करना था, सच में डूबने वाला था। वो एक तरफ खड़ी इशारा कर रही, मत मरो मत मरो, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार एक टांग उठाकर कहता, मैं गया मैं गया मैं गया। और उसके बाद साथ में एक आदमी आ गया, रोते हुए कहने लगा, तुम मरना चाहते हो? मैंने कहा, हाँ, प्यार नहीं मिला मुझे, मैं मरना चाहता हूँ। तब वो आदमी रोता हुआ कहने लगा, मुझ पर एक एहसान कर दो, एक छोटा सा एहसान कर दो। जेब में मेरे 500 की गड्डी थी। मैंने वो गड्डी उसके हाथ में पकड़ाई और कहा, जा ऐश कर, जी ले अपनी जिंदगी। और उसने वो गड्डी वापस मेरे हाथ में पकड़ा कर कहा, नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, एक छोटी सी चीज़ मेरे लिए कर दो, तुम तो वैसे भी मरने वाले हो ना। उसने एक लकड़ी का हाथ जो मेरी तरफ बढ़ाया, देखने में ऐसा लग रहा था जैसे लकड़ी से कोई बड़ी मूर्ति बनाई गई हो और कलाई से काटकर ये हाथ वो जैसे चुरा कर लेकर आया हो। मैंने कहा, इसका मैं क्या करूं? तुम कुछ गलत तो नहीं सोच रहे? उसने कहा, नहीं, एक छोटा सा काम, तुम तो वैसे भी मरने वाले हो। और वो लड़की मेरे करीब आ गई थी, वो जवाब देना चाहती थी। तभी उसकी सहेलियां उस आदमी को कहने लगी, पकड़ लो इसे, खींचो इसे, इस मोटे ने छलांग लगा देनी है, रोको इसे। तब वो आदमी कहने लगा, देखो मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, ये तुम्हारे मन की बात है, मरना जीना हर किसी के हाथ में होना चाहिए, बस मेरा छोटा काम कर दो। मैंने कहा, भाग जा यहाँ से, मेरे प्यार का सवाल है। उसने कहा, मैं नहीं जाने वाला, मेरा काम करो फिर मरो। मैंने कहा, ठीक है, क्या चाहते हो? उसने कहा, इस हाथ से हाथ मिलाओ और कहो, मुझे मौत कबूल है। इसके बाद वो लड़की पास खड़ी देख रही थी। मुझे लगा मैं झूठा फिर जाऊंगा अगर मैंने हाथ पकड़कर ये नहीं कहा। भले ही मैं उसे दिखा रहा था, लेकिन मैं असल में मरना थोड़ी ना चाहता था। लेकिन अगर मैं इस हाथ को पकड़कर ये कह भी दूंगा कि मुझे मौत कबूल है, तो मुझे कौन सा नुकसान होगा? मुझे लगा, ठीक है। उसने वो लकड़ी का हाथ मेरे हाथ में दिया, मैंने पकड़ लिया, उसने छोड़ दिया। फिर उसने कहा, बोलो। मैंने कहा, मुझे मौत कबूल है। मेरे ये शब्द जब मुंह से निकले थे, वो आदमी पीछे चला गया हंसता हुआ, हाथ जोड़कर कहने लगा, तुम भगवान का रूप हो, तुमने मेरी जान बचा ली, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं? ये कहकर वो वहाँ से भाग गया। और वो लड़की एक तरफ खड़ी थी और कह रही, ऐसा मत करो, तुम मुझे फंसा रहे हो। देखो, मेरी भी कई इच्छाएं हैं, मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैं कुछ और चाहती हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रहे? मैंने फिर से एक टांग उठाई और कहा, मैं गया मैं गया मैं गया। लेकिन इस बार जब मैंने टांग उठाई ना, जैसे सामने नदी, जहाँ कुछ नहीं था, ब्रिज का अंत था, यहाँ पर हवा का झोंका जिसने मुझे धक्का दिया, मैं ब्रिज के बीच में जा गिरा। उड़कर गिरा था मैं, उड़कर, इतना मोटा था कोई आसानी से गिरा नहीं सकता था। जैसे ही मैं नीचे गिरा, वो तीनों लड़कियां जो अपने सैंडल उतार कर मेरे मार रही थी, और मेरी वो प्रेमिका, उसने हाँ नहीं किया, वो भी मेरे सामने माँ बहन की गालियां निकालकर मुझे सैंडल मार रही। ये मोटे मेरे नाम से मरना चाहता है, बाद में मरना है तो मर, मुझे बीच में क्यों लेकर आ रहा है? मुझे छोड़ दे, घर जाकर जहर खाकर मर ले, मेरा नाम मत लेना। ये कहकर वो चली गई थी और मैं ज़मीन पर लेटा हुआ रो रहा। ये दिखावा करने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो चाहती थी कि मैं मर जाऊं, बस उसका नाम ना आए। ये मेरे लिए एक झटका सा था।
इससे ज़्यादा उदास मैं कभी नहीं हुआ था। हमेशा जिस लड़की को मैंने प्रपोज किया था वो मना तो करती, लेकिन एक इज्जत के साथ। पहली बार पिट कर ना हुई थी और मेरे दिल को लग गई थी। उस रात मैं रोता रोता घर आया था। घर आकर मैं पिता से मिला भी नहीं, अपने कमरे में चला गया। मैं बस रोता ही रहा 1 बजे तक। 1 बजे अजीब सी आवाज़ आने लगी। बाहर वाले गार्डन में ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे फावड़े से कोई खोद रहा हो। मुझे बहुत रोना आ रहा था। मुझे लगा पिताजी का दिमाग खराब हो गया है, रात को कुछ खोद रहे हैं, मैं नहीं बाहर जाऊंगा। वो फावड़े की आवाज़ आती ही रही और मैं बाहर निकला ही नहीं। अगली सुबह तक मैं सोया नहीं था। जब मैं कॉलेज गया अपने दोस्तों को बता रहा था ये सब। वो सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन आइडिया उन्होंने दिया था, इसीलिए पकड़ कर मैं बताना चाहता था। सबको पकड़ा मैंने और अपने दिल का वो दर्द उनके सामने बयां किया। भले ही वो हंस रहे थे, लेकिन दिलासा तो दे रहे थे ना। उन्होंने कहा, तेरी कोई गलती नहीं है, तेरे शरीर की गलती है। ये ज़्यादा फैल चुका है, एक लड़की इसे संभाल नहीं सकती। मैंने कहा, मैं क्या करूं, इसे कम करने की कितनी तो कोशिश की है मैंने। तुम्हें पता है ना, मैं द ग्रेट खलीजी के वो कैंप में भी गया था। 6 महीने लगाए थे मैंने। वहाँ मैं रेसलिंग सीखने के लिए गया था कि मोटा हूँ, फेमस तो हो सकता हूँ ना, रेसलिंग में जा सकता हूँ। 5 फाइट ली थी मैंने, 3 जीता था, लेकिन फिर भी मुझे धक्के मार कर उन्होंने बाहर निकाल दिया था। जो 3 फाइट जीता था वो बड़ी आसानी से जीत गया था मैं। उन्हें पकड़ता, नीचे गिराता और ऊपर बैठा रहता। हिलने का मौका नहीं मिलता, सांस रुक जाती, इसीलिए उन्हें हार माननी पड़ती। और 2 बार जब मैं हारा था, उन्होंने जैसे पीछे हटकर कुछ किया भी नहीं, मैं नीचे गिर गया और उसके बाद मुझसे उठा ही नहीं गया। मैं उठ ही नहीं पाता अकेला। इस तरह वो 2 फाइट हारा था और ख़ास तौर पर खलीजी ने प्यार के ज़रिए मेरी छाती पर थप्पड़ मारकर मुझे उस कैंप से बाहर निकाला था। मैं दोस्तों को बताता रहा, मैं क्या करूं, अब इससे ज़्यादा मैं क्या करूं, कैसे कमाऊं नाम। उन्होंने कहा, नाम मत कमा, अपना वज़न कम कर। तब मैंने ठान लिया था कि मैं अब डाइटिंग करूंगा, कुछ नहीं खाऊंगा, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। जब मैंने एक डाइटिशियन से पूछा था आखिर मैं क्या करूं, उन्होंने कहा, तुम 6 समय पर खाते हो, 6 बार खाते हो, इसीलिए धीरे धीरे कम करना होगा। तुम जितना खाते हो इस बार आधा खाना शुरू कर दो, इससे कम बनेगा, आगे की बात बाद में करेंगे। मैंने उसकी बात मान ली। मैं आधा खाना खाने लगा जितना खाता था। पहले मैं 6 बार खाता था, अब मैं 12 बार खाने लगा, आधा आधा करके। मुझे लगा इससे मेरा वज़न कम हो जाएगा। रात तक बार बार बस समय खाने में ही बिता देता था मैं। माँ पूछती जा रही थी, तुम कर क्या रहे हो? मैंने कहा, डाइटिंग। माँ ने कहा, कैसी डाइटिंग है? मैंने कहा, आप नहीं समझोगी, ये बड़े लोगों की बात है। रात के वक्त जब मैं सोना चाहता था, सच में मेरा पेट फूला फूला सा था। मुझे लगा अब हवा निकलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन जो फावड़े की आवाज़ थी वो बाहर से आने लगी और मैं परेशान हो रहा था। एक तो मैं डाइटिंग पर हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन है मुझे, ऊपर से पिताजी बाहर फावड़े से पता नहीं क्या खोदते रहते हैं, पता नहीं कौन से रसगुल्ले वो छिपाना चाहते हैं। मैं गुस्से में आ गया था। इससे पहले मैं पिताजी से कभी भी बहस में हारा नहीं था, आज फिर से बहस करना चाहता था। जैसे ही मैं पीछे वाले गार्डन में गया, वहाँ एक फावड़े से ज़रा सा खड्डा किया हुआ था और काले कपड़े पहने कोई ऐसा लग रहा था जैसे खड्डे को बार बार खोदे जा रहा है। पहले मुझे लगा मेरे पिताजी यहाँ गार्डन बनाना चाहते होंगे, लेकिन मेरे पिताजी का शरीर भी मेरी तरह ही है, मोटा। ये कोई पतला सा था जो रात के वक्त खड्डा खोद रहा था। मैंने कहा, ये कौन सा मजदूर आ गया है जो यहाँ पर इस तरह मिठाई की रेसिपी छिपाने में लगा हुआ है। उसके करीब गया था, वो काले चोले में था। जैसे ही मैंने वो काला चोला खींचा, अंदर से खोपड़ी दिखी थी मुझे। पहले मैं महसूस कर ही नहीं पाया कि ये कोई भूत प्रेत है। मुझे लगा शायद कोई डाइटिंग करते करते इतना पतला हो गया होगा कि बस खोपड़ी जैसा रह गया। लेकिन जब उसकी आंखें नहीं दिखीं, मैं घबरा गया। मैं पीछे गिरा था। उसके बाद मैं चीख रहा। जो हमारा घर है वो साउंड प्रूफ है, सिर्फ मैं ही खिड़की खुली रखता हूँ, इसलिए बाहर से आवाज़ आ रही थी। गिरा हुआ मैं चीखता रहा। कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया था। हमारा घर इतने बड़े इलाके में बना है कि आवाज़ दूर तक नहीं जाती। ऊपर से मेरा गला मोटा है, मैं उल्टा गिरा हुआ था तो गला भी घुंटा हुआ था, आवाज़ अच्छे से नहीं निकल रही थी। वो फावड़े से अजीब सा जीव ज़मीन खोद रहा, जैसे कोई प्रेत आत्मा हो। मैं उससे मदद नहीं चाहता था,
इसीलिए मैं गोल गोल रोल होता गया ताकि कभी तो उठ ही पाऊंगा। कोई ऐसी छोटी मिट्टी का ढीला मिल जाए जिस पर मैं चढ़कर बैठ पाऊं। हमेशा जब मैं लेटता हूँ बेड पर ही लेटता हूँ ताकि टांगें एक तरफ घुमाकर खड़ा हो सकूं। ज़मीन पर नहीं लेटता, मैं उठ नहीं पाता। मैं ज़मीन पर डर कर गिर गया था और वो ज़मीन खोदता जा रहा, उससे दूर नहीं जा पा रहा था मैं। मुझे लगा मौत है ये, मौत मुझे लेने के लिए आई है। क्या करूं मैं? 20 मिनट चीखने की कोशिश, उठने की कोशिश, मैं कुछ नहीं कर पाया। तो मुझे लगा कबूल करनी पड़ेगी ये मौत। भूत क्या चीज़ है। लेकिन हमेशा कहानियों में भूत डराते हैं, मारते नहीं। शायद ये भी डराने के लिए आया होगा। हमेशा मेरी बाजुओं में जान नहीं होती। आज पहली बार इतना डरा था कि बाजुओं में जान आ गई। मैं जब सीधा हुआ, पेट के बल टांगों को मोड़ पाया। आज ऐसा लग रहा था ज़िंदगी बचाने के लिए मुझे जितनी जान बची है सब लगानी पड़ेगी। बाजुओं को मोड़कर, टांगों को मोड़कर इतना वज़न उठाया मैंने, बाजुओं के सहारे घूमकर खड़ा हो गया। सामने था वो अजीब सा जीव। मैं वहाँ से भागना चाहता था। खौफ था मेरी आंखों में, खौफ वो क्या चीज़ है। लेकिन जैसे ही मैं खड़ा हुआ, अपनी टांग में टांग फंसाकर फिर से गिर गया। अब शायद इतनी जान नहीं बची थी कि मैं उठ पाता। वहीं पर लेटा लेटा मैं उससे पूछ रहा था, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए? कैसे भूत हो? यहाँ खड्डा खोदने के लिए क्यों आए हो? क्या करना चाहते हो? उसने मेरी बात का जवाब दिया था। उसने सब सच बताया था। तुमने जिस हाथ से हाथ मिलाकर मौत को कबूल किया है, अब वो मौत का शाप तुम्हें मिल चुका है। 7 दिनों में तुम्हारी कब्र खोद दी जाएगी और इस कब्र में तुम्हें गाड़ दिया जाएगा। मौत कबूल की है तुमने, अब मौत आकर रहेगी। मैं मौत का दूत हूँ, तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे करीब रहूँगा। वो खड्डा खोदता रहा था और मैं वहाँ से उठ नहीं पाया। ऐसा लग रहा था समय उसने दे दिया है, अब इंतज़ार मुझे करना होगा। वहाँ से उठकर मैं घर के अंदर जाना चाहता था, लेकिन उठने की हिम्मत नहीं, इसीलिए मैं वहाँ गार्डन में ही सो गया। भले ही वो फावड़े की आवाज़ पास से आती रही थी, लेकिन सुबह जब मेरी आँख खुली, मेरे पिता वो पौधों को पानी देने के लिए सुबह सुबह उठते हैं, और जब उन्होंने पानी मेरे मुंह पर मारा, मेरी भी नींद खुल गई। तब मेरे पिता मुझसे सवाल कर रहे थे, यहाँ क्या कर रहा है? और मैं उन्हें आखिर क्या जवाब देता? मैंने कहा, यहाँ खड्डा आपको नज़र आ रहा है, ये मेरी मौत ने ये खड्डा खोदा है और मुझे वो इसमें 7 दिनों में दफना देगा। मेरे पिता ने कहा था, कौन सा खड्डा? पास में तो मैंने एक बड़ा पौधा लगाना है, इसीलिए कल सुबह खड्डा खोदा था। मैंने उस तरफ मुड़कर देखा, मुड़ा नहीं जा रहा था। तब मेरे पिता ने बड़ी मुश्किल से मुझे उठाने की कोशिश की। डर मुझे इस बात का था, अगर मेरे पिता भी नीचे गिर गए तो हम दोनों उठ कैसे पाएंगे। लेकिन मेरे पिता मुझसे ज़्यादा हिम्मत वाले हैं, मुझे भी उठा लिया उन्होंने। खड़ा होकर मैंने देखा, वहाँ कोई खड्डा नहीं था। रात को जो खड्डा मुझे दिख रहा था, वो मौत का दूत जिस खड्डे को खोद रहा था, वहाँ वो मौजूद नहीं। एक छोटा सा खड्डा मौजूद था जो मेरे पिता एक पेड़ लगाने के लिए कल सुबह का खोद रहे थे। ज़रा सा ही खोदा था। ये मैं जानता था, मेरे पिता इतनी हिम्मत वाले नहीं हैं। वो तो उस मिठाई की दुकान पर बैठे ही रहते हैं और बैठे बैठे ही काम करते हैं। यहाँ वो जो था, उसने जो खड्डा खोदा था, वो नज़र नहीं आ रहा, और मुझे लगा वो सिर्फ मुझे ही नज़र तो नहीं आएगा। मैं पूरा दिन घबराया घबराया कॉलेज में रहा था, लेकिन मेरे दोस्त कभी नहीं घबराते। उल्टा जब उन्हें मैंने ये कहानी सुनाई, वो हंस हंस कर लोटपोट होते रहे। वो मौत की बात तो सुनना ही नहीं चाहते थे। वो इस बात पर हंसते रहे कि तुम गिर गए और उठ नहीं पाए, वहीं पर सो गए। मेरे दर्द का उन्हें अंदाज़ा तक नहीं था। मैं क्या कहता? रोता रहा, मैं रोता रहा, सोच रहा था आगे करना है तो क्या करना है। पूरा दिन मैं सोचता ही रहा, जैसे पूरी ज़िंदगी सोचता रहा। कुछ नहीं कर पाया शाम तक। उसके बाद लगा मुझे किसी न किसी से तो मिलना ही होगा। अंधेरा हो गया था और मुझे पता चला हमारे इस इलाके के पास एक शमशान घाट है और वहाँ पर एक ऐसा तांत्रिक रहता है। कहते हैं इंसानी हड्डियों से जादू करता है और जादू से कुछ भी कर सकता है। मुझे लगा बस मुझे वही बचा
सकता है। जेब में वो लकड़ी का हाथ लिए मैं बढ़ चला था उस तरफ। मैं जब उस शमशान घाट में पहुंचा, अंदर आग जलाकर एक आदमी बैठा हुआ और मैं भागकर उसके पांव पड़ गया। मैं उसको कहे जा रहा था मुझे बचा लो, मैं मरने वाला हूँ, और उसने कहा मैं तो पहले ही मर चुका हूँ। वो एक भूत था। उसे देखकर मैं बहुत दूर तक भागा और एक नाली के पास जाकर जब मैं गिरने लगा था, सामने से हट्टा कट्टा आदमी मुझे उठाने के लिए आया, लेकिन जब मेरी नज़र उस पर पड़ी, उसने कपड़े नहीं पहने थे और मुझे खुद शर्म आ गई। मैंने नज़रें नीचे झुका ली। उसने मुझे भी संभाला और उसके बाद वो कहने लगा, तुम इतना डर कर कहाँ से आ रहे हो? मैंने उसे कहा मैं शमशान घाट तांत्रिक से मिलने गया था, भूत से मिलकर आया हूँ और बहुत डर लग रहा है। उसने हंसते हंसते कहा, मैं तांत्रिक हूँ, आओ चलो शमशान घाट, वहाँ जाकर बात करते हैं। जब मैं उसके साथ शमशान घाट पहुँचा, सामने वो प्रेत मुझे दिख रहा था जो शमशान घाट में था, जिसने मुझे डराया। मैंने उसको कहा वो प्रेत है, और उस तांत्रिक ने कहा, हाँ यहाँ प्रेत ही होंगे और क्या होंगे। तुम्हें क्या लगता है मैं नंगा तांत्रिक यहाँ क्या करने आता हूँ? इन्हीं भूतों को पकड़ने तो आता हूँ। फिर उस आग के पास उस तांत्रिक ने मुझे बिठाया। दूसरी तरफ वो भूत था जो कुछ देर में गायब हो जाता, फिर नजर आने लगता। मेरा ध्यान बार बार भूत पर जाता और मेरी टांगें कांपने लगती। भले ही मेरी मोटी टांगें हैं, कांपती हुई नजर नहीं आती, लेकिन मैं बैठा हुआ था नीचे। इसके बाद उस तांत्रिक ने कहा, बताओ क्या चाहिए। मैंने वो लकड़ी का हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया और वो कहने लगा, ये क्या है? मैंने कहा, ये एक शापित चीज़ है, इससे हाथ मिलाओ और कहो मैं मौत को कबूल करता हूँ। उसने मुझे माँ बहन की गाली दी एक तांत्रिक के मुंह से पहली बार सुनी थी। गाली के बाद उसने कहा, ये शापित चीज़ मेरी तरफ मत बढ़ा, वरना मैं इसे पकड़ कर तुझे पीटूंगा। उसने मुझे भगाने की कोशिश की, लेकिन मैं बार बार उसके पांव पड़ता जा रहा था। उसके बाद वो मुझे कहने लगा, तू जाता है या मैं बुलाऊं किसी को? मैंने कहा, बुलाओ किसी को भी, मैं लेट जाऊंगा, फिर चाहे जितने लोग बुला लेना, मुझे यहाँ से हटा नहीं पाओगे। उसके बाद उसके चेहरे पर अजीब सा डर मैंने देखा। वो डर गया था कि अगर मैं यहाँ लेटा रहा तो रास्ता बंद हो जाएगा, कोई मुझे फांद तक नहीं पाएगा। और उसने हाथ जोड़कर कहा, तू शापित चीज़ यहाँ क्यों लेकर आया? मैंने कहा, मेरी मदद करो, इस शाप से मुझे दूर करो। और उसने कहा, शाप दूर करने का एक ही तरीका है, ये शाप किसी और के दे दो। तुम किसी ऐसे को ढूंढो, उसे कहो, इसे हाथ मिलाकर कहो कि मौत कबूल है, तब ये शाप तुमसे छूटकर उसे लग जाएगा। मैंने कहा, कहाँ से ढूंढूं इसको? उसने कहा, जैसे उसने तुझे ढूंढा उसी तरह तू किसी को ढूंढ, लेकिन याद रखना, ढूंढना उसे जो मरना चाहता है, जिसकी मौत करीब है, ताकि ये शाप तू खुद उसे दे। ऐसे को मत देना जो मरना नहीं चाहता। किसी का घर बर्बाद मत करना। मैं अब उसकी बात समझ गया था। मुझे लगा उसे ढूंढना होगा जिसके पास ये हाथ था, वरना 7 दिनों में मैं मारा जाऊंगा। उसके बाद उस तांत्रिक ने अपनी जादू वाली शक्ति से वहाँ पर कुछ किया था और पास में फावड़ा लेकर जब वो मौत का दूत खड्डा खोद रहा था, मैंने उस तांत्रिक को नंगा भागते हुए देखा था। पीछे वाली उस दीवार को फांदते हुए वो कटीली झाड़ियों में गिरा था और उसके चीखने की आवाज़ें थी। कांटे चुभे थे उसके शरीर के कहीं अलग ही जगह पर और वो मुझे बुला रहा, मदद कर। लेकिन मैंने कहा, तुमने मेरी मदद नहीं की, मैं क्यों करूं? इसके बाद मैं उस शमशान घाट से बाहर आ गया। जैसे ही मैं बाहर आकर गली के पास पहुंचा, वो मौत का दूत गली के पास खड्डा खोदने लगा। मैंने उसको कहा, हर जगह खड्डे क्यों करता जा रहा है? उसने कहा, तेरे करीब करूंगा, 7 दिनों बाद वहीं पर दफनाऊंगा। मैंने कहा, मेरे बचने का क्या कोई रास्ता है? उसने भी वही कहा, शाप किसी और को दे दे। मैंने कहा, तू ही ले ले, तू तो वैसे भी मौत का दूत है, तू मरेगा थोड़ी ना, फिर से यहीं पर रह जाएगा। और उसके मुंह में शायद इंसानों वाली गालियां थी जो उसने रोक ली थी। हर जगह अब मुझे वो मौत का दूत नजर आ रहा था। मुझे अब ये भी पता था, इससे बचने के लिए मुझे उस आदमी को ढूंढना होगा जिसने मुझे वो हाथ पकड़ाया था। सबसे पहले आगे वाले टेम्पू के पास मैं पहुंचा। ये ऑटो रिक्शा जैसा था और मैंने उसको कहा, एक जगह पर जाना है, क्या जाओगे उस ब्रिज तक? उसने कहा, भाग जा यहाँ से, तू मेरे ऑटो में फिट नहीं होगा। उसके बाद एक बड़ी टैक्सी को ढूंढा मैंने और उस टैक्सी में बैठकर उस ब्रिज तक पहुंचा था।
टैक्सी वाले ने 200 रुपये मांगे थे, लेकिन बाद में लड़कर 400 कहने लगा। उसने कहा, मेरी एक खिड़की खराब कर दी तूने, इतना मोटा है फंस नहीं पाया। मैंने उसे 400 दिए, तब मैं उस ब्रिज तक पहुंचा। अब वहां ढूंढने लगा उस आदमी को, लेकिन मैं बेवकूफ़ था। जो अपनी मुसीबत छोड़ चुका है वो दोबारा वहां पर क्यों आएगा? मैंने सोचा नहीं था, लेकिन मुझे लगा वो वहां पर कहीं ना कहीं से तो आया ही होगा। उसकी बड़ी सी दाढ़ी थी, सफ़ेद बाल सर पर आए हुए थे, जैसे चिंता की निशानियां थी। कुछ ऑटो वालों को मैंने वहाँ 100 रुपए देकर पूछा था उसके बारे में। एक ऑटो वाले ने हाँ कर दिया, वो उसे पहले भी यहाँ पर ला चुका है। वो 1 महीने से बार बार यहाँ आ रहा था और ढूंढ रहा था किसी को। मैं समझ गया वो किसी ऐसे को ढूंढ रहा था जो मरना चाहता हो, लेकिन अगर 1 महीने से उसे पता था तो वो मरा नहीं। तब उस ऑटो वाले ने कहा कि उसने तो कहानी बढ़ा दी थी, 3 दिन ही वो लेकर आया था। इस तरह मुझे लगा वो ऑटो वाला पैसों के लिए जानबूझकर कहानी बढ़ाकर बता रहा है। मैं उसके बाद उसके ऑटो में ज़बरदस्ती बैठ गया और उसके ऑटो का आगे वाला हिस्सा टेढ़ा हो गया। तब मेरे पाँव पकड़कर वो कहने लगा वो अब से झूठ नहीं बोलेगा। मैंने कहा, लेकर चल मुझे वहाँ जहाँ से वो आदमी यहाँ तक आया करता था। वो ऑटो को चलाने की कोशिश करता रहा, उसने गियर भी बदले, लेकिन ऑटो चल नहीं रहा था। मैं जानता था मेरा वज़न ज़्यादा है, ऑटो नहीं चलेगा। मुझे ऑटो से उतरना पड़ा और उसके बाद वो ऑटो लेकर भाग गया। वो अकेला था जो मुझे वहाँ पहुँचा सकता था, और वो भी ऑटो लेकर भाग चुका था, लेकिन ज़्यादा दूर जा नहीं पाया। उसका ऑटो एक चौराहे पर ख़राब था। जब मैं चलकर वहाँ से गुजर रहा, वो ऑटो को ठीक कर रहा था। उसे मैंने पकड़ा, पीटा और उसने जवाब दे दिया। इस बार मुझे इलाका और घर तक बता दिया था और मैं टैक्सी को लेकर उस घर तक पहुँचा। मुझे लग रहा था मुसीबत टलने का समय है। उस आदमी को कहूँगा मैं तेरे ऊपर लेट जाऊँगा, तुझे ऐसे ही मार दूँगा, वो हाथ का शाप वापस ले ले। जब उस घर का दरवाज़ा खटखटाया, वो लड़की घर से बाहर आई थी। खूबसूरत लड़की, लेकिन ज़रा मोटी थी, मुझसे थोड़ी ही कम थी। 110-115 किलो वज़न होगा उसका। लेकिन पहली बार अपने जैसी कोई लड़की देखकर मुझे खुशी हुई। तभी कब से सोचे जा रहा था घर का इतना बड़ा दरवाज़ा कौन बनाता है। वो मोटी थी, इसीलिए 8 फुट का दरवाज़ा था, इतना चौड़ा जितना गेट भी नहीं होता। उस लड़की को देखकर मेरे दिल में लड्डू फूटे जा रहे थे, लेकिन पास से जब उस फावड़े से आवाज़ आने लगी मिट्टी खोदने की, जैसे वो लड्डू कुचले जा चुके थे। तभी मैंने अपने दिल को संभाला और उस लड़की से कहा, क्या वो आदमी यहाँ रहता है जिसके सफ़ेद बाल हैं लेकिन दाढ़ी उसकी काली है? वो लड़की कहने लगी, हाँ, वो मेरे बड़े भैया हैं। और मैं उस घर के अंदर घुसना तो चाहता था उसे पकड़ने के लिए, लेकिन उस लड़की की मासूमियत ने मुझे रोक लिया। मैं उसको पूछने लगा, कहाँ है वो कमीना, उसने मुझे फंसाया है। और वो कहने लगी, वो कमीना ही है, हर किसी को फंसाता है, वो बहुत झूठा है और वो काम करती है और वो अय्याशी करता है। उसका भाई इतना कमीना था कि मुझे दुख लग रहा था, लेकिन मुझे अपना काम भी करना था, मुझे ज़िंदा बचना था। मैंने उसको कहा, कहाँ है वो? और उसने कहा, वो घर कम ही आता है, और अब तो वो बड़ा खुश होकर कुछ पैसे लेकर गया था और उसने कहा था वो कई दिनों तक वापस नहीं आने वाला। रो रो कर मेरा बुरा हाल था और उस लड़की ने मुझे घर के अंदर बुलाया। फिर से अंदर मेरे लड्डू फूटे थे, लेकिन फावड़े की आवाज़ ने उन लड्डुओं को फिर से कुचल कर रख दिया। मैं वो बड़े सोफे पर बैठकर बहुत ज़्यादा खुश था। हमारे घर में छोटे सोफ़े हैं, पूरी तरह मैं बैठ भी नहीं पाता, हर बार नीचे गिर जाता हूँ। यहाँ पर तो सोफ़े भी पड़े पड़े थे। हम दोनों वहाँ पर फिट हो गए थे। भले ही वो 5 सीटर सोफ़ा था, लेकिन हम दोनों ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। हम दोनों एक दूसरे का दुख जानना चाहते थे। पहले मैंने उससे सवाल किया, वो कमीना भाई तुम्हारा तुम्हें कितना ठगता होगा। उसने कहानियाँ सुनाई, वो बहुत बुरा है, हमेशा से ऐसा ही करता है। और बेचारी वो मोटी होने के कारण वो लड़कों से दूर ही रही, लेकिन मेहनत से काम करती है और घर का गुजारा करती है। लेकिन उसका भाई काम नहीं करता, वो बीड़ी सिगरेट पीने के लिए पैसे मांगता है, नशे करने के लिए पैसे मांगता है, और अगर वो पैसे ना दे वो चीज़ों को तोड़ देता है। इस तरह उसका एक ही तो भाई है, वो अनाथ थी। वो अपने भाई से भी दूर नहीं होना चाहती थी और मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। फिर वो मेरी कहानी सुनने लगी। मेरी कहानी कोई ज़्यादा खास नहीं थी। मैंने कहा, मेरे पास पैसे तो बहुत हैं लेकिन समय कम है। उसने कहा, क्या हुआ, तुम्हें कैंसर है क्या? मैंने कहा, नहीं, मुझे कैंसर नहीं, मैं तो 7 दिन में मरने वाला हूँ।
उसने कहा ये कौन सी बीमारी आ गई जो पहले बताकर आती है। मैंने कहा बीमारी नहीं, मौत का दूत है मेरे करीब और ये फावड़े की आवाज़ सुन रही हो। उसने कहा नहीं। मैंने कहा सुनाई भी नहीं देगी, वो सिर्फ मुझे सुनाई देती है। मैंने कहा वो हाथ लकड़ी का जो मैं जेब से निकाल कर उसे दिखा रहा था। मैंने कहा ये शापित हाथ है। उसने कहा ये तो मेरे भाई के पास हुआ करता था, क्या तुमने चुराया है? मैंने कहा काश मैंने चुराया होता, उसने इस शाप को मुझे दिया है। पूरी कहानी मैंने उसे बता दी थी और उस लड़की की आंखों में आंसू थे। वो जैसे मुझे मरता हुआ देखना नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसका भाई कातिल बने, इसीलिए उसने कहा तुम्हें मैं बचाऊंगी। मैंने कहा हाथ मिलाओ इससे और कहो मैं मौत को कबूल करती हूँ। उसने कहा भाग जा यहाँ से, अगर ऐसा करेगा तो मैं भगा दूंगी। फिर मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, जितनी मदद करनी है उतनी ही कर दे। मैंने कहा क्या करूँ अब मैं, मुझे बताओ क्या करूँ। उसने बताया ये मौत का हाथ है, शापित हाथ। ये किसी मूर्ति से तोड़कर मेरा भाई लेकर आया था चुराकर। उसे नहीं पता था ये शापित है। गलती से इसका मालिक यहाँ पहुँच आया था। उसने जो झापड़ मारे और कहा था हाथ से हाथ मिला और कह मौत कबूल है। मेरे भाई ने बचने के लिए सही कह दिया और वो खुश होकर आदमी भाग गया था। मैंने कहा अब वो आदमी कहाँ है? उसने कहा मुझे नहीं पता। मैं रो रो कर बुरा हाल कर चुका था। मैंने कहा मैं कैसे बचूंगा? बाहर से आ रही फावड़े की आवाज़ और मैं खिड़की तोड़कर उस प्रेत आत्मा को, उस मौत के दूत को कुचल कर मार देना चाहता था। बात भी नहीं करने देता, लेकिन वो तो पहले से मरा हुआ था, उसे और क्या मारना। अंदर रोते रोते मैं बार बार बात करना चाहता और वो फावड़े की आवाज़ आती रहती। वो लड़की कह रही थी तुम्हें जल्दी करना होगा, तुम्हारे पास समय कम है। मैंने कहा हाँ समय कम है, लेकिन करूं तो करूं क्या। एक तो रात का वक्त था और मैं लड़की के घर पर था और वो लड़की बाहर भी नहीं निकाल रही थी, बल्कि मेरे आंसू पहुंच रही थी। बार बार कुछ लड्डू दिल में फूटते, लेकिन कुचले जाते। बाहर वो फावड़े की आवाज़ फिर से आने लगती, जैसे वो जलता था मुझसे। वो नहीं चाहता था मरने से पहले भी मेरी कोई प्रेमिका बने, लेकिन मुझे लगा कुछ तो करना होगा। वो रात मैं वहीं पर रहा था। वो घर में बड़े बड़े कई बेड लगे हुए थे। वो लड़की हर बार नए बेड पर सोती थी, पुराना टूट जाता था। इस तरह सुबह तक 2 टूटे बेड से हम उठे थे। इसके बाद वो लड़की कह रही थी तुम्हारे पास समय कम है, कुछ जल्दी करना होगा। सुबह सुबह पुलिस वाले वहाँ पर आ गए और खुशखबरी सुना कर गए। हमेशा जब पुलिस वाले घर आते हैं बुरी खबरें सुना कर जाते हैं। पहली बार अच्छी खबर सुना कर गए थे। उस लड़की के भाई को पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, रात के वक्त चिंदी चोरी कर रहा था। इस तरह जब उसे छुड़ाने के लिए हम पुलिस स्टेशन गए थे, उस लड़की के पास पैसे नहीं थे। पुलिस वाले वहाँ ज़मानत के लिए पैसे मांग रहे थे, लेकिन मेरे पास पैसे थे और मैं चाहता था कि वो मेरी मदद करें, तभी मैं उसे ज़मानत दिलवाऊंगा। उसने मुझे सब कुछ बताया था, कौन था वो आदमी, कहाँ से चुराया था उसने हाथ। आखिरकार अब रास्ता मिल ही जाएगा। मैंने वो पूरी बातें पता करके उस लड़की को बाहर आने के लिए कह दिया था। ज़मानत नहीं करवाई हमने, आखिरकार उसे सबक भी तो सिखाना था। भले ही वो एक पुलिस स्टेशन था, लेकिन वहाँ पर भी उस आदमी ने माँ बहन की गालियाँ निकाली थी। पुलिस वाले बाद में उसे पीटते रहे थे, चीखने की आवाज़ें दूर तक सुनाई दी थी हमें, लेकिन हम दोनों वहाँ से दूर निकल आए थे। वो लड़की जैसे मुझे पसंद करने लगी थी, मैं भी उसे पसंद करने लगा था। हमारी दोनों की सोच नहीं मिलती थी, लेकिन वजन मिलता था, शायद इसीलिए हम में प्यार सा हो गया था। उस दिन मैं उस लड़की के साथ मिलकर उस म्यूजियम में पहुंचा था और वो म्यूजियम का मालिक हमें अंदर घुसने नहीं देना चाहता था। उसने कहा दरवाजे छोटे हैं, तुम दरवाजे तोड़ दोगे। इसीलिए बाहर खड़े होकर हम बार बार आवाज़ें लगाते रहे थे, हमें मिलना है आपसे। इसीलिए उसे खुद उस दरवाजे से बाहर आना पड़ा हमसे बात करने के लिए। हम उसे समझा रहे थे, ख़ास तौर पर मैं, कि मैं मारा जाऊंगा अगले 5 दिनों में। मुझे मौत का दूत रात के वक्त नज़र आता है और मेरे लिए वो खड्डा खोदता है। उसने कहा तू इसमें कैसे फंस गया, ये मौत तो उस लड़के की होनी चाहिए थी। मैंने कहा उसने वो हाथ मुझे दे दिया, बहुत कमीना था। वो आदमी हंसने लगा, उसने कहा हाँ वो बहुत कमीना था, मैं भी कमीना, इसीलिए उसे फंसाया और उसने तुझे फंसा दिया। मन कर रहा था उसका गला घोंट दूं, लेकिन मदद भी तो उसी से चाहिए थी। मैंने उसको कहा मुझे बताओ अब मैं बचूंगा कैसे। वो हाथ मैंने जैसे ही बाहर निकाला वो पीछे हट गया और कहा ऐसी चिंदी चोरी करने की कोशिश मत करना, मुझे मत फंसाना, हाथ को दूर कर।
मैंने वो हाथ दोबारा जेब में डाल लिया और उसने मुझे समझाया, मौत का दूत है तेरे पीछे, मौत भी होगी लेकिन वो आखिरी दिन आएगी, वो तुम्हें उस खड्डे में डालकर चली जाएगी और मौका होगा बाहर निकलने का, लेकिन मिट्टी को खोदने के लिए पूरा का पूरा दिन लग जाएगा, तब तक सांस घुटने से तुम मारे जाओगे। वो एक अजीब सी दूसरी दुनिया की मिट्टी होती है जो खोदी नहीं जा सकती। समझो खड्डे में लेटने के बाद तुम मारे ही जाओगे। मैंने कहा क्या करूं? उन्होंने कहा तुम्हें उस दिन मौत से मिलने से पहले ही मौत से मिलना होगा दूसरी दुनिया में जाकर। दूसरी दुनिया में मौत बिल्कुल भूत की तरह घूमती है, जिसकी मौत वो बस दिखती है उसे ही तुम्हें वहाँ मौत दिखेगी, उससे सौदा कर लेना, छोटा मोटा बड़ा हर तरह का सौदा उन्हें भी काम रहता है। मैंने कहा तो बताओ मैं दूसरी दुनिया में कैसे जाऊं? उन्होंने म्यूजियम के अंदर एक दरवाज़ा दिखाया था, उस दरवाजे के पार दूसरी दुनिया है। मैंने कहा मैं जाना चाहता हूँ। उसने कहा मोटे तू घुस नहीं पाएगा, दरवाज़ा छोटा है। मुझे लगा अब मैं क्या करूँ। मैं भागकर उस दरवाजे के पार जाना चाहता था, लेकिन वो पहले वाला दरवाज़ा ही पार नहीं कर पाया। एक तो उन्होंने छोटे दरवाजे लगाए थे, वहाँ मैं फंस नहीं पाया और उन्होंने मुझे मुक्के मारकर वहाँ से बाहर निकाल दिया। रोते रोते मैं ज़मीन पर लिपटता जा रहा था, उठ नहीं पा रहा था और उस लड़की ने मुझे उठाया था। वो भी मेरी जैसी मुसीबत से ही खुद को ढाल रही थी। उसने मेरी मदद की। उसके मोटे मोटे गद्दे जैसे हाथ, ऐसा लग रहा था मेरे हाथों में फंसने के लिए ही बने हों। मैं उठकर फिर से म्यूजियम के मालिक से लड़ने के लिए गया था और वो 3-4 सिक्योरिटी गार्ड मुझे पकड़ नहीं पा रहे थे। जब मैं भागता हूँ गेंद की तरह नजर आता हूँ और एक गेंद इतनी भारी, लगभग 130 किलो की, कोई पकड़ नहीं सकता। वो धक्के खा खा कर गिरे थे और मुझे लगा मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। तो म्यूजियम का मालिक खुद बाहर आकर कहने लगा मुझे माफ़ कर दे, बता तुझे क्या चाहिए। मैंने कहा मैं दूसरी दुनिया में जाना चाहता हूँ। उसने कहा तू दरवाज़ा तोड़ देगा, नहीं जा पाएगा। मैंने कहा कोई और रास्ता बताओ। तब उसने कहा मौत कुर्बानी मांगती है, उस दिन किसी चीज़ की कुर्बानी दे देना, या कोई तुम्हारे प्यार में ढला हुआ हो, वो कुर्बानी देने को तैयार हो तो तुम बच सकते हो। मैंने कहा ज़िंदगी में मुझे किसी ने प्यार नहीं किया, मैं हमेशा अलग थलग रहा। उसने कहा मैंने बता दिया, भाग जा यहाँ से। मैं उससे और बात करना चाहता था, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड कटीली तारों वाला वो डंडा लेकर आ गए और मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे शरीर में घुसे, इसीलिए वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन वज़न होने के कारण मैं भाग नहीं पाया, बस धीरे धीरे आगे बढ़ पाया। बड़े गेट से निकलने के बाद वो लड़की कह रही थी तुम बच नहीं पाओगे। मैंने कहा अब कर क्या सकते हैं, मौत को कबूल करना होगा। लेकिन मैंने कोई गर्लफ्रेंड ज़िंदगी में नहीं बनाई। क्या 5 दिनों के लिए तुम मेरी प्रेमिका बनोगी? मैं किसी लड़की से प्यार करना चाहता था, सिर्फ बातों में ही सही। कोई भी लड़की मुझसे बात करती ही नहीं थी। अकेलापन महसूस किया। क्या 5 दिनों के लिए तुम मेरी प्रेमिका बनोगी? उसकी वो मुस्कुराहट उसकी मोटी मोटी गालों से पता नहीं चल रही थी, लेकिन उसने मुंह से बोलकर कह दिया मैं खुश हूं, इसीलिए मैं समझ गया। उसने हामी भर दी थी और वो पूरा दिन हम मेले में घूमते रहे थे। उसे भी खाने का शौक था, मुझे भी खाने का शौक था। हम इसे घूमना कहते थे, लेकिन आसपास सब देखकर हंस रहे थे कि 2 मोटे कैसे खाते ही जा रहे हैं। भले ही वो 50-50 गोलगप्पे हम दोनों ने खाए थे, बात नहीं कर पाए थे, लेकिन एक दूसरे को देखने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वो बिल्कुल मेरे जैसी थी और मैं बिल्कुल उसके जैसा था। गोल मटोल हम दोनों गोलगप्पे खा रहे थे, जैसे गोलगप्पे ही एक दूसरे को खाने की कोशिश कर रहे हों। ऐसे खड़े नज़रों से नज़रें मिलाकर वो पूरे ठेले के गोलगप्पे जैसे हमने ही खा लिए थे, और उसके बाद हमारे पीछे लगी हुई वो लाइन, लोग हमें गालियाँ निकाल रहे थे। हम वहाँ मेले में घूमने गए और कई अलग अलग चीज़ें हमने देखी। शाम तक जैसे मुझे उससे बहुत गहरा प्यार हो गया था और उसे मुझसे बहुत ज़्यादा गहरा प्यार हो गया था। हम दोनों जानते थे हम अलग हो जाएंगे। घर आकर अपने पिता को मैंने ये कहानी सुनाई थी और मेरे पिता ने मुझे एक बड़े से पतीले से पीटा था। मेरे पिता ने कहा ऐसी बेवकूफ़ियाँ क्यों करता है, क्यों ऐसी फिल्में देखता है और नाटक करता है। उसके बाद मुझे अकेले बेडरूम में रोना तो आ रहा था, लेकिन लड़की की याद में जैसे बार बार मुझे खुशी महसूस हो रही। बस मन में फूटने वाले वो लड्डू बाहर के फावड़े की आवाज़ से कुचले जाते और आज जैसे मैं उसे पीटना चाहता था। जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, वो फावड़ा लेकर मौत का दूत ज़मीन खोद रहा। मैंने पीछे से पकड़ लिया। मैं उसकी हड्डियों का कचूमर बनाना चाहता था, लेकिन वो खौफनाक प्रेत था।
मौत का दूत जैसे धुआं बन जाता और उसके बाद उसने मुझे पीछे से धक्का दिया। छोटा सा खड्डा था, मेरी जांघ भी उसमें पूरी तरह से फंस नहीं पाई थी। मैं गिर गया था, उठने की कोशिश कर रहा था। खड्डे में पांव रखकर मैं खड़ा हो गया और उसके बाद 2-3 बार उसने मुझे धक्का देने की कोशिश की। वो मौत का दूत ज़रूर था, लेकिन 130 किलो के आदमी को धक्का देकर गिराना उसके बस की बात नहीं। 2-3 बार धक्का दिया उसने और उसके बाद वो पीछे जाकर अपनी फूली हुई सांस को ठीक करने लगा। मैं उसके पीछे पड़ गया था। मैंने कहा, मौत का दूत है तू, मैं तुझे मार दूंगा तो बच जाऊंगा। लेकिन 2-3 बार हम में झगड़ा हुआ और उसने कहा, मैं मौत का दूत ज़रूर हूँ, मेरा काम सिर्फ खड्डा खोदना है, तुझे लेने के लिए मौत आएगी, उससे झगड़ना है तो झगड़ ले। मैंने कहा, कोई बात नहीं, अब 4 दिन बाकी हैं, उससे भी मुकाबला हो ही जाएगा। 2-3 झापड़ मारने की कोशिश की, लेकिन मौत का दूत धुआं बन जाता था। इस तरह वो मुझसे बचा था और वो रात सोना चाहता था, नींद नहीं आई थी। अगली सुबह मेरे घर पर वो लड़की आ गई थी। वो कह रही थी, चलो घूमने चले। मेरी माँ ने धक्के देकर उसे बाहर निकाल दिया। मेरी माँ कहने लगी, मेरे बेटे की कोई गर्लफ्रेंड हो ही नहीं सकती, ऐसे मोटी को कौन पसंद करेगी। तब उस लड़की ने कहा था कि वो मुझे पसंद करती है। मैंने भी माँ को कह दिया, माँ ये वो लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ। माँ तब खुश हो गई थी। उसने कहा, ये तो हमारी बहू है। लेकिन उस लड़की की आंखों में निराशा देखकर माँ पूछ रही थी, क्या हुआ, आंखें नीचे क्यों झुका ली। मैंने बात को बदला और उस लड़की को लेकर मैं बाहर चला गया। हम कई ऐसी जगह पर गए जहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। एक ऐसी जगह थी जहाँ पर ज़्यादातर लड़के लड़कियाँ बैठकर एक दूसरे को चूमते हैं और कोई उन्हें कुछ नहीं कहता। ये गार्डन के पीछे वाला इलाका है जहाँ पेड़ों के पीछे कई जोड़ियाँ बैठी हुई थी, प्यार का इजहार कर रही। हम दोनों में भी इतना प्यार हो गया था, हम एक दूसरे को चूमना तो चाहते थे, लेकिन यहाँ कोई इतना मोटा पेड़ नहीं था जो हम दोनों को छिपा सके। दोपहर तक हम वहाँ बैठे रहे। भले ही पेड़ छोटा था, लेकिन यहाँ जितने भी लड़के लड़कियाँ थी, किसी का ध्यान एक दूसरे पर नहीं। पहले तो हम शर्माते रहे, लेकिन बाद में हाथ डाले हुए एक दूसरे की बातें सुनते रहे, आंखों में आंखें डाल। अचानक वहाँ भगदड़ मच गई, हमें पता नहीं चला क्या हुआ। पुलिस वालों ने छापा मार दिया था और वो लड़के लड़कियों को पकड़ कर ले जा रहे थे जो यहाँ पर गुलछर्रे उड़ा रहे थे। हम दोनों ने अपने चेहरे को नीचे किया और वो शर्ट को सर के ऊपर डाल लिया। पुलिस वालों को लगा ये बड़े बड़े पत्थर होंगे, उन्होंने हमें पकड़ा ही नहीं। इस तरह वहाँ से हम बाहर निकले थे। वो दिन भी ऐसे ही गुजारा था। अगले 2-3 दिन हम प्यार का इजहार करते ऐसी जगह घूमते जहाँ कभी नहीं गए थे। प्यार गहरा होता गया और ये वो रात थी जब मैं मरने वाला था। उस लड़की की आंखों में आंसू मैं देख नहीं पा रहा था। मुझे भी डर था, मैं सब कुछ छोड़कर जा रहा हूँ ज़िंदगी में, क्या कुछ नहीं, झंडू रह गया, मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन खुशी थी, आखिरी 5 दिनों में ही एक प्रेमिका तो बनाई जिसका सपना मैं हमेशा से लिया करता था। उसकी आंखों में वो प्यार दिख रहा था जो मुझे कभी नहीं मिला था। वो पब्लिक पार्क में मैं मरना चाहता था और उस लड़की ने भी कहा था, यहीं पर हमने एक दूसरे को सबसे ज़्यादा चुम्मियाँ दी हैं, यहीं पर प्यार का इजहार होगा, यहीं पर प्यार का अंत होगा। मैं वहीं पर था। उसके बाद फावड़ा लेकर खड्डा खोद रहा वो मौत का दूत मेरी तरफ देख रहा। उसने खड्डा काफ़ी बड़ा कर दिया था, हर रोज़ उसे काम करना पड़ता था, इसीलिए वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। उसने जितनी कोशिश की बड़ा खड्डा बनाया। उसके बाद मुझे सामने से एक पेड़ के अंदर से निकलती हुई एक अजीब चीज़ दिखी। मौत, एक इंसानी शरीर में मौत। काले रंग का सूट पहने हुए वो आदमी की आंखें बड़ी बड़ी बिना पलकों वाली थी, डरावने बड़े बड़े दांत थे, जिसे देखकर उस लड़की ने भी आंखें बंद कर ली। मैंने कहा, आंखें बंद कर लो, लेकिन ये मुझे मारने आया है, वो काम करके जाएगा। तब मौत से सौदा करना चाहता था मैं। उस मौत ने मुझे कहा था, तुम अगर बचना चाहते हो बताओ किस चीज़ की कुर्बानी दोगे। मैंने कहा, मोटापे की कुर्बानी, ले जाओ मेरा सारा मोटापा। तब उसने कहा था, ये सौदा मुझे मंजूर नहीं, मैं तुझे पूरे को मारूंगा, बता क्या कुर्बानी देगा। मैंने कहा, कुर्बानी देने के लिए कुछ नहीं है, हमारे घर में बस एक ही कीमती चीज़ है, वो मोटापा है, सबका मोटापा ले जाओ। उसने कहा, तू पिटकर ही मानेगा, ऐसे तू मरने वाला नहीं। लेकिन मैं और दे क्या सकता था। उसने कहा, कुर्बानी ऐसी चीज़ की होती है जो बहुत ज़्यादा कीमती हो। मैंने कहा, मेरे पास मेरे कच्छों के सिवा कुछ भी कीमती चीज़ नहीं है, वही 5-5 हज़ार वाले पहनता हूँ मैं, इतने बड़े बनते ही नहीं, महंगे खुद बनवाने पड़ते हैं।
लेकिन उस लड़की ने अपने खौफ पर काबू पाकर कहा था, मैं भी इसके साथ मरना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है, मैं जीकर क्या करूँगी। मेरा प्यार मुझसे दूर जा रहा है, मुझे भी इस मिट्टी में दफना दो, हम दोनों यहीं पर दफन होकर मरना चाहेंगे। इसके बाद वो मौत का दूत पीछे से गालियां निकालते हुए आया और कहने लगा, इस मोटे के लिए बड़ा खड्डा तो बड़ी मुश्किल से बनाया है, अब तेरे लिए कैसे बनाऊंगा। मौत सामने खड़ी गुस्से में उसकी तरफ देख रही थी। वो मौत उसको कह रहा था, तूने खड्डा छोटा क्यों खोदा, अगर कोई दो इसमें जाना चाहे तो कैसे जाएंगे। तब उस मौत के दूत ने कहा था, 7 दिनों में इतना खड्डा खोद पाया हूँ, ये एक मोटा भी इसमें फंस जाए बहुत होगा, मैं दूसरे के लिए खड्डा कहाँ से खोदूँ। समय उनके पास 7 दिन का ही होता है। तब वो मौत बहुत ज़्यादा कंफ्यूज वहाँ पर अपने सर पर हाथ मार कर कह रहा था, क्या करूँ इसका, क्या करूँ, कैसे मिट्टी में दबाऊँ। तब उसने कहा, प्यार की यहाँ जगह नहीं है, चल मोटे चला जा खड्डे में, वरना मैं यहीं पर तेरी हवा निकाल दूंगा। मैं डर गया था, खड्डे में मैं खुद गया था, लेकिन वो खड्डा पूरा नहीं पड़ रहा था। मेरी 2 जांघें उसमें फंसी, मैं पूरा शरीर फंसा ही नहीं पा रहा था। तभी लड़की ने भी उस खड्डे में छलांग लगा दी। हम दोनों इतने मोटे थे कि हमारी जांघें ही उस खड्डे में फंसी, पूरा शरीर फंसाया नहीं जा सकता था। तब मौत का दूत कहने लगा, निकलो मोटो बाहर, इस तरह से तुम दोनों मरने वाले नहीं। ना वो लड़की बाहर निकली, ना मैं बाहर निकला। तब वो मौत पास आकर कहने लगी, अब मारूं तो कैसे मारूं, समय कम है मेरे पास। उसके बाद हम बाहर निकलना ही नहीं चाहते थे। खड्डा मौत का था, कुर्बानी उस लड़की ने दी थी, बात पूरी कर दी थी और अब सिर्फ मिट्टी डालने का ही काम था। उस मिट्टी को एक रात में निकालना पड़ता और समय बहुत था, लेकिन उस मिट्टी को रात में निकालते, अगर नाक बीच में होती दम घुटता तो। हमारी तो जांघें ही फंसी हुई, उन्होंने पूरी मिट्टी वहाँ पर डाल दी, हमारे पेट तक मिट्टी आई, लेकिन हमारा शरीर ऊपर वाला बाहर था। तब मौत के दूत ने गालियां निकाली और मुझसे वो लकड़ी का हाथ ले लिया और कहा, कमीने तुझसे नहीं होगा। वो वहाँ से जा चुका था और मौत भी गुस्से में वहाँ से चली गई। पूरी रात मैं उस लड़की के साथ उस खड्डे में प्यार भरी बातें करता रहा था। हम निकलने की कोशिश करते रहे, निकल नहीं पाए। ये मौत का खड्डा था जिसकी मिट्टी हटाई नहीं जा सकती। कोई भी पतला इंसान अगर यहाँ होता तो उसे जिंदा दफना दिया जाता और मिट्टी वो खुद नहीं पाता, मौत के घाट उतर जाता। शायद जो वजन सारी उम्र बोझ लगता रहा, उसने हमें बचा लिया था। जब सूरज चढ़ा हम दोनों मरे नहीं थे, बस आधे फंसे हुए थे। तब हम मिट्टी को एक तरफ करने लगे। उसके बाद वहाँ पर कई माली आए जो सुबह सुबह पौधों को काटते हैं। उनकी बड़ी बड़ी वो कैंची देखकर हमें डर लगने लगा था और वो भी हमको कह रहे, निकम्मो रात भर यहाँ क्या कर रहे थे मिट्टी में। हमने कहा हम पौधा बनने की एक्टिंग कर रहे थे। तब जाकर उनकी समझ में आया और उन्होंने हमें बाहर निकाला। मेहनत तो बहुत की 8 लोगों ने, लेकिन किसी तरह हम बाहर निकले। मैं उस लड़की को गले से लगाना चाहता था और वो मुझे गले से लगाना चाहती थी, लेकिन हमारे पेट एक दूसरे को इतने करीब आने नहीं देते। फिर भी पेट का छूना ही एक अलग एहसास था। प्यार भरा पेट का छुअन बहुत ही प्यारा एहसास देने वाला था। हम दोनों खुश पूरा दिन घूमते रहे थे और शाम के वक्त जब घर पहुंचे, मेरे पिता ने बहुत गालियां निकाली थी और कहा था, कहाँ रात भर गुलछर्रे उड़ा रहा था। मैंने अपनी प्रेमिका के बारे में बताया और मेरे पिता ने मुझे एक बड़े से पतीले से पीटा था कि तूने अभी तक शादी नहीं की और लड़की के साथ रात बिता कर आया है। मैंने उन्हें कहने की कोशिश की थी, रात को हम खड्डे में थे, लेकिन पिता मानने का नाम नहीं ले रहे। पिता ने कहा, तू फिर से फिल्मी कहानियां सुनाने लगा। मैं अब वो कहानी किसी को क्या बताता। मेरी माँ मान गई थी उससे शादी करने के लिए। माँ ने मेरे कान में कहा था, तुझे कोई लड़की मिलने वाली नहीं, ये मिली है, इससे शादी कर ले। मैंने माँ की बात मान ली। उसके 10 दिन बाद हमारी शादी हुई और शादी में मेरा साला भी आया, लेकिन मैंने अपने दोस्तों को कहकर अपने साले को बहुत पिटवाया क्योंकि उसी ने मुझे इस मुसीबत में डाला था। लेकिन फिर उसे खाना भी बहुत खिलाया क्योंकि उसके कारण मुझे मेरा प्यार मिल गया था। शादी के बाद मेरी उस पत्नी ने कहा था कि आज से हम वज़न कम करेंगे और मैंने उसे भी वो डाइट प्लान दे दिया। वो भी 6 बार खाया करती थी, अब 12 बार खाने लगी। इस तरह हम धीरे धीरे शायद कभी ना कभी पतले हो ही जाएंगे। ये मेरी ज़िंदगी की वो खौफनाक घटना थी जब मैंने मौत को मात दी थी। कहते हैं कि प्यार में बहुत दम होता है। हमने साबित किया था। हम दोनों के प्यार के कारण मौत भी हमें ले जा नहीं पाई थी। मुझे मेरी पत्नी ने बचाया था और मैं आज भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। कई बार रात को जब हम घूमने जाते हैं, हमें मौत का वो दूत नज़र आता है। हम उससे प्यार भरी बातें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें देखकर वो भाग जाता है।
ना जाने क्या कमी रह गई उसके खड्डे में कि हम उसमें समा नहीं पाए। कभी कभी उस पर तरस भी आता है, बेचारे को बेवजह ही कोई ना कोई सजा मिली होगी, लेकिन हम तो बच गए। और हमारी ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूँ, यकीनन आपको हंसी आई होगी, लेकिन हमारे लिए ये डर का माहौल था। शायद मेरे बताने का तरीका कुछ अलग हो, लेकिन खौफ मेरे इन शब्दों में महसूस कर सकते हैं। मैं आपको बस एक ही मैसेज देना चाहूँगा। अगर आपसे कोई आदमी एक लकड़ी का हाथ लेकर ये कहे कि हाथ मिलाकर मौत को कबूल करो, कभी कबूल मत करना। वो शापित हाथ है। हमने तो मजाक मजाक में वो बला को दूर कर दिया। हो सकता है आप उसमें बुरी तरह से फंस जाएं।